प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको इस चैनल पर रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों उसमें तरंगदैर्घ्य और गति का परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइएगा, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी। तो साथियों ये 1979 में बनी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित प्रश्न जो 1 से 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। बताइएगा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। साथियों ये 236 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। बताइएगा, रूस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। साथियों ये 12 जून को मनाता है, यानी ऑप्शन डी 12 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। बताइएगा, मध्य प्रदेश में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है। साथियों ये हिंदी बोली जाती है, यानी ऑप्शन ए हिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ओलंपिक में महिलाओं के लिए हॉकी कब और कहां शुरू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओलंपिक में महिलाओं के लिए हॉकी कब और कहां शुरू की गई। तो साथियों ये 1980 में मॉस्को में शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1980 में मॉस्को में शुरू किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी 1 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफगानिस्तान में राजशाही कब समाप्त हुई और वह गणतंत्र कब बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। अफगानिस्तान में राजशाही कब समाप्त हुई और वह गणतंत्र कब बना। साथियों ये 1973 में बना, यानी ऑप्शन बी 1973 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एशियाई खेलों में टेनिस को कब और कहां शामिल किया गया। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। एशियाई खेलों में टेनिस को कब और कहां शामिल किया गया। तो साथियों ये 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, जब आर्य लोग भारत की ओर आगे बढ़े और गंगा और यमुना नदियों तक पहुंचे तो वह गंगा सभ्यता के उदय का समय क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। जब आर्य लोग भारत की ओर आगे बढ़े और गंगा और यमुना नदियों तक पहुंचे तो वह गंगा सभ्यता के उदय का समय क्या था। तो साथियों वो समय था 1500 ईसा पूर्व था, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्क का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा सार्क का उद्देश्य क्या है। तो साथियों सार्क का उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना
और दोस्तों क्षेत्र में सुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास में तेजी से लाने के लिए, ठीक है। सार्क का यही उद्देश्य है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि सार्क का जो पूरा नाम है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा ये ऑप्शन डी बनेगा। ऊपर के सभी ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, क्षेत्र में सुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए, ठीक है। यह है सार्क का उद्देश्य, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या बनेगा बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विकासशील देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। ये है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का उद्देश्य, ठीक है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डायनमो का कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। डायनमो का कार्य क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए है, ठीक है। जो डायनमो का कार्य है ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कमांडर रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज कब की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कमांडर रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज कब की? तो साथियों ये 6 अप्रैल 1909 में की थी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अमेरिकी सौरमंडल यान वायेजर 2 ने यूरेनस ग्रह के 6 नए चंद्रमाओं की खोज कब की थी? बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? अमेरिकी सौरमंडल यान वायेजर 2 ने यूरेनस ग्रह के 6 नए चंद्रमाओं की खोज कब की थी? तो साथियों ये 1986 में किया था, ठीक है। जनवरी 1986 में किया था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बिहार का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? बताइएगा। बिहार का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन ए 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीन ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चीन ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया? तो साथियों चीन ने जो पहला परमाणु विस्फोट किया था ये 16 अक्टूबर 1964 में किया था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने पहली बार चंद्रयान मिशन की घोषणा किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। भारत ने पहली बार चंद्रयान मिशन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो साथियों ये 2003 में किया था, ठीक है। और इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, ठीक है। इसे दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो साथियों ये 25 जून 2015 को हुई थी, यानी ऑप्शन बी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र किस शहर में स्थापित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र किस शहर में स्थापित हुआ? तो साथियों ये मुंबई के तारापुर में 1969 में शुरू हुआ, ठीक है। मुंबई के तारापुर में 1969 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का पहला मेडिसिन पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा। भारत का पहला मेडिसिन पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ? साथियों ये 1972 में लागू हुआ, यानी ऑप्शन सी 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल किस वर्ष शुरू हुआ? बताइएगा। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल किस वर्ष शुरू हुआ? तो साथियों ये 2021 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन बी 2021 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ये वाशिंगटन डीसी में है, यानी ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत ने अपने पहले चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि पूछा जा सकता है। भारत ने अपने पहले
चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था? तो साथियों ये 5 अगस्त 2023 को किया था, यानी ऑप्शन बी 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में डिजिटल लॉकर या डिग्गी लॉकर सेवा किस वर्ष सार्वजनिक हुई? बताइएगा। भारत में डिजिटल लॉकर या डिग्गी लॉकर सेवा किस वर्ष सार्वजनिक हुई? तो साथियों ये 2015 में हुई। इस पोर्टल पर दोस्तों अपने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक मंच प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन रैंक वन पेंशन पहल किससे संबंधित है? बताइएगा। भारत में वन रैंक वन पेंशन पहल जो है ये किससे संबंधित है? तो साथियों ये सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन से संबंधित है। ठीक है, सेवानिवृत्त सैनिकों के पेंशन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के सदस्य कितने समय तक पद पर रहते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने समय तक पद पर रहते हैं? तो साथियों ये 5 साल तक रहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दायर और जारी की जा सकने वाली रिटों की संख्या कितनी है? तो साथियों ये 5 है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताइएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये किसकी सलाह पे या किसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं? साथियों ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन डी महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो साथियों ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और ये दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? बताइएगा, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? देखिए दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते, संसद भी नहीं कर सकते, ये दोस्तों केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबन जो है ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो साथियों ये जन्म से, पंजीकरण से और वंशानुगत से, इन तीनों तरह से दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सभी के द्वारा दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों ये 1953 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी 1953 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों ये आर्टिकल 17 है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? बताइएगा। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? साथियों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? साथियों ये अशोक मौर्य बना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है?
साथियों ये आर्टिकल 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? बताइएगा, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो साथियों ये खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था, यानी ऑप्शन ए खैबर दर्रा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताइएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो साथियों ये हिमालय है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे पुरानी दोस्तों पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों ये अरावली पर्वत श्रेणी है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,586 मीटर है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइएगा, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो साथियों ये वलित प्रकार का पर्वत है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भारत को किया गया है, यानी ऑप्शन डी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।